हेलो स्टूडेंट्स, मैं रत्नेश सर आज आप लोगों को क्लास 7 का हिस्ट्री इसमें थर्ड चैप्टर जो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन इस चैप्टर से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चैप्टर 2 तक अपना असाइनमेंट क्लियर कर लें और उसको यथाशीघ्र अपने विद्यालय में आकर के सबमिट कर दें। यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का असाइनमेंट आकर के सबमिट करें ताकि हम लोग यह समझ सकें कि आप लोग हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस से कितना संतुष्ट हो पा रहे हैं या नहीं। तो इस चैप्टर के जानने से पहले, स्टडी करने से पहले पिछले चैप्टर जो कि राइज ऑफ डायनेस्टी से संबंधित है, जिसमें हमने विभिन्न राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त किया, जिसमें प्रतिहार राष्ट्र, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, चोल, चालुक्य, पल्लव डायनेस्टीज के बारे में जानकारी प्राप्त किया कि कैसे ये लोग अपने अपने क्षेत्र का विस्तार किए, अपने राज्य को सुसंगठित, सुदृढ़ बनाए, कैसे ये लोग आपस में संघर्ष करके, जो कि आपको शायद हम बताया होंगे त्रिपिटिक स्ट्रगल के रूप में, किसी एक क्षेत्र पर खासकर कन्नौज पर शासन करने के लिए, कन्नौज को अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए त्रिपिटिक स्ट्रगल संघर्ष हुआ। लेकिन उस क्रम में यह हमने देखा कि जो भी छोटे छोटे राजवंश थे, उस समय तक दिल्ली और किन्हीं का कोई विशेष अधिकार नहीं था, न दिल्ली को वो अपने क्षेत्र में मिलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली का उदय उस वक्त तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था। इसी क्रम में तोमर राजपूत, जिसके प्रमुख थे शायद अनंगपाल, आप एनसीईआरटी बुक को भी देखिएगा एक नजर, उसने दिल्ली को अपनी सबसे पहले राजधानी बनाई। उसके बाद इस तोमर राजपूत का सामना अजमेर के चाहमान राजपूतों से होता है। चाहमान जिसे हम लोग चौहान वंश के रूप में देखते हैं और जिसका एक फेमस किंग के रूप में पृथ्वीराज चौहान की चर्चा हम लोग पिछले क्लास में किए थे। उसने राजवंश को परास्त करके दिल्ली को अपने अधीन मिलाया। तो इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे कावेरी डेल्टा के क्षेत्र में आधिपत्य बढ़ते जा रहे थे, क्षेत्र का विस्तार होते जा रहा था, दिल्ली 13वीं शताब्दी के आसपास में एक प्रमुख क्षेत्र बना। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में एक प्रमुख क्षेत्र बना। इस दिल्ली में जब चौहानों का शासन प्रारंभ हुआ और दिल्ली एक प्रमुख केंद्र राजधानी के रूप में स्थापित हुई, तो इस दिल्ली में जो कि एक कमर्शियल पॉइंट के रूप में भी उभर करके आया और यहां पर जैन वर्ग के व्यापारियों के द्वारा अपने आप को एस्टेब्लिश किए वो लोग, और यहां पर प्रमुख मंदिरों का निर्माण करवाया गया। चूंकि व्यापारिक केंद्र बना था तो ये ज्यादा डेवलप हुआ, भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया। साथ ही साथ समृद्धशाली जो भी व्यापारी थे, भव्य मंदिर का निर्माण किया और इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का क्वाइंस चलाया गया, जिसे देहली वाल का नाम उस वक्त दिया गया था। देहली वाल, उस क्वाइंस का नाम था देहली वाल, जो जैन व्यापारियों के द्वारा उस दिल्ली के क्षेत्र में चलाया गया था। उसी में आगे देखें कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 13वीं सेंचुरी के आरंभ में, 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई,
ये तो दिल्ली सल्तनत का प्रभाव जो था, उसका प्रभाव इस भारतीय उपमहाद्वीप पर काफी विस्तार प्रभाव पड़ा। भारतीय उपमहाद्वीप पर इस दिल्ली सल्तनत के शासकों का काफी गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे यह क्षेत्र जो है काफी डेवलप किया। इस इलाके में, इस दिल्ली के क्षेत्र में उस काल में कई सारे छोटे छोटे नगरों की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य रूप से आप एनसीईआरटी का बुक जब देखिएगा तो उसमें आपको नजर आएगी कि दिल्ली एक हुआना एक प्रमुख नगर के रूप में उभरा, सीडी दूसरा प्रमुख नगर के रूप में उभरा था, और एक जहांपनाह यह भी एक प्रमुख शहर के रूप में उस काल में आगे की ओर विकास किया। तो ये सारे दिल्ली सल्तनत यानी कि 13वीं शताब्दी की शुरुआत की बात हम कर रहे हैं, और उससे पहले की ये सारी जानकारी पृथ्वीराज चौहान या तोमर राजपूत ये सब, और 13वीं शताब्दी की यानी 1206 से पहले यानी 13वीं शताब्दी से शुरुआत में ये सारी जानकारी हम लोगों को इंस्क्रिप्शंस के थ्रू प्राप्त हुई। जो उस वक्त के आर्किटेक्चर्स थे, स्थापत्य कला थी, उससे हम लोगों को कोई जानकारी प्राप्त हुई। तो कुछ इतिहासकारों के द्वारा जो बातें लिखी गई थी, जो बुक अवेलेबल है, उसके द्वारा हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई। तो साथ ही साथ उस वक्त जो इन दिल्ली शासकों के अधीन जो राजपूत शासक थे, उनके दरबार में जो दरबारी रहते थे, वह राजा की प्रशंसा में जो बड़ाई करते थे, गुणगान करते थे। इन सब के द्वारा हमको उस काल के दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जब आगे तो जानकारी प्राप्त हुई, अब हम चलते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो यह दिल्ली सल्तनत मुख्य रूप से 5 प्रमुख राजवंशों के द्वारा इस दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। इसमें मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना करते हैं या दिल्ली सल्तनत का नाम जो हम दे रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से 5 राजवंश का शासन काल आता है, जिसमें प्रमुख है ममुल्क डायनेस्टी, जिसे हम स्लैब डायनेस्टीज के रूप में जानते हैं। दूसरा है खिलजी, तीसरा है तुगलक, 4th नंबर पर आता है शयद, और 5th नंबर पर आता है लोधी। और ये पांचों राजवंश मिलकर के दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड को निर्धारित करते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि 1526 ईस्वी में इस लोधी राजवंश का एक प्रमुख शासक जो था इब्राहिम लोधी, आपको याद होगा, इससे पहले वाला चैप्टर में भी बताया गया था सबसे लास्ट में, कि इब्राहिम लोधी का सामना 1526 ईस्वी की अप्रैल मंथ में, शायद 13 या 14 अप्रैल होगा, बाबर के साथ होती है, जो आगे चल करके हम पढ़ेंगे इसमें भी, जो कि पानीपत की पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के रूप में जाना जाता है। और उस युद्ध में इब्राहिम लोधी परास्त हो जाता है और यहां से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो इस तरह से हम इस दिल्ली सल्तनत में इस 5 वंशज का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम मामूल डायनेस्टी, जिसे मुख्य रूप से हम स्लैब डायनेस्टीज के रूप में भी जानते हैं, गुलाम वंश के रूप में भी जानते हैं। क्लियर? तो अब स्टडी करने, विस्तृत रूप से जानने के लिए अब हम लोग अपने बुक सिलेबस पर चले। आप अपने सामने बुक को रखें और इस वीडियो के माध्यम से जो हम बोल रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनेंगे और अपनी नजर को इस ब्लैक व्हाइट बोर्ड के साथ साथ अपने सामने रखे हुए बुक को पढ़ भी आप देंगे, ताकि एक एक बातें, एक एक लाइन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए।
तो देखिए हम लोग देखे अपने बुक में कि क्या है भाई। तो जितनी हम बातें बताए हैं आपको उसको देख लीजिए कि इस्लामिक इन्वेंशन ऑफ 13th and 12th century मेड वे फॉर द रूल ऑफ अफगान एंड तुर्क इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया, द दिल्ली एज द कैपिटल। अब 12 से 13वीं शताब्दी में अफगान शासक और तुर्क शासक के द्वारा दिल्ली के उत्तरी भाग पर आक्रमण किया गया, जो कि उस वक्त दिल्ली एक राजधानी थी, बताया था अभी आपको। टिल दैट टाइम दिल्ली वाज नॉट कंसिडर्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट सिटी। उस वक्त तक दिल्ली एक प्रमुख शहर के रूप में डेवलप नहीं हुआ था। द राजपूत वर द फर्स्ट ऑफ टू एस्टेब्लिश देयर कैपिटल इन दिल्ली एंड इट गेन प्रोमिनेंस एज ए कमर्शियल कैपिटल। यानी जो बता चुके वही सारी बातें हैं। आफ्टर डिफेक्टिंग पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी advanced toward Delhi with the begin Muslim rule in India and precedence of making Delhi their capital. The Delhi Sultanate comprised of many Muslim dynasties that ruled Delhi from time to time. The Sultanate of Delhi exists from 1206 to 1206 to 1526 तक इसका दिल्ली सल्तनत का शासन हुआ। सम ऑफ दी डेंसिटीज हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस। तो इस तरह से अब हम लोग चले महमूद डेंसिटीज के बारे में विस्तृत रूप से आप जानकारी प्राप्त करें। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान दीजिएगा, अपने बुक पर ध्यान रखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द मामूल डायनेस्टी आफ्टर द कंक्वेस्ट। मोहम्मद गोरी लेफ्ट बिहाइंड ऐबक एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कंक्वेयर्ड एरिया इन इंडिया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि इस वंश का संस्थापक था, उसके बाद मोहम्मद गोरी आया एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। ऑन हिज डेथ कुतुबुद्दीन ऐबक declared himself king and thus started the Mamluk dynasty, more commonly known as slave dynasty। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही इस मामुल डेंसिटी का, जिसे हम स्लैब डेंसिटी के रूप में जानते हैं, उसका संस्थापक कहलाया। इस मामुल रूल, इनका शासन जो था लगभग 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक चला। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल्ली में शासन हुआ। उसके बाद जिन्होंने, आपको मालूम होगा कि कुतुब मीनार की निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन उसको पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने। तो इसी में आगे देखें कि उनकी मृत्यु के उपरांत इल्तुतमिश उसको फुलफिल करवाया। इल्तुतमिश का शासन जो था लगभग 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश शासक बनता है, यानी 1211 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक। ठीक, अब उसका सामना जो रहता है बार बार established diplomatic relation with the Caliphate and strict invasion of Ghazni Khan, चंगेज खान के साथ। अब इसका एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनता है चंगेज खान के साथ। He conquered many regions in northern India। अब ये चंगेज खान जो है भारत के अधिकांश क्षेत्रों में वो आपस में मिलाता है, उस पर शासन करता है। Many regions in northern India like Ajmer, Jalore, Gwalior, Kannauj and Banaras, he strengthened an army and administration. It was during the rule that Qutub Minar was completed। अब इसके साथ चंगेज खान के साथ इसका डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है काफी अच्छे हो जाते हैं। यह अपना क्षेत्र जो है, क्षेत्र का विस्तार जो है पूरे भारत में, खास करके नॉर्थर्न इंडिया में वो करता है, जैसे अजमेर वगैरह के क्षेत्रों में। साथ ही साथ ये कुतुब मीनार को भी पूर्ण करता है इल्तुतमिश।
ही नॉमिनेटेड रजिया सुल्तान। अब इस इल्तुतमिश के बाद चूंकि जो भी रजिया एक प्रमुख शासिका जो भारत की पहली महिला शासिका के रूप में उभर करके आती है, रजिया सुल्तान। आप लोगों को याद होगा कि उसका शासन जब 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी और भारत की पहली महिला शासिका के रूप में उभर करके आई, यह रजिया सुल्तान अपने सभी भाइयों से श्रेष्ठ थी, अच्छी शासिका बनकर के उभर रही थी, लेकिन एक महिला होने के नाते शासन पर इसकी अच्छी पकड़ होते हुए भी एक महिला होने के नाते उनके अपने दरबार में जो भी मंत्रिमंडल थे, मंत्रीगण थे, उनको वह इंपॉर्टेंस नहीं मिल पा रहा था जो होनी चाहिए थी एक शासिका को, और न ही उनके अपने भाई उनको सहयोग प्रदान कर रहे थे। अंततः 1240 ईस्वी में 1240 में उनको उस पद से हटा दिया गया। यानी जो रजिया सुल्तान थी, भारत की महिला शासिका, पहली महिला शासिका, उसका शासन काल मात्र 4 साल ही इस देश पर रहा, और इस 4 साल में उसे कई सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और मजबूरी में उसको इस पोस्ट से हटा दिया गया, क्योंकि न उनके अपने भाई इसमें सपोर्ट कर रहे थे, न उनके अपने कोई मंत्रिमंडल के सहयोगी उसमें उनको सहयोग कर रहे थे। ये सारी बातें उस वक्त के इतिहास का, आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, उसको भी थोड़ा एक नजर। तो मिन्हाज सिराज इतिहासकार था, वह इस शासिका के बारे में बताता है कि इतनी अच्छी शासिका, खास करके महिला शासिका के रूप में अभी तक कोई एक पुरुष शासक उभर करके, अभी तक कोई भी शासक राजा उभर करके नहीं आ रहा था जितनी ये रजिया सुल्तान थी, एक महिला होते हुए भी। ये मिन्हाज सिराज ने इसके बारे में बहुत ही सारी बातें बताए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि she faced many difficulty and was finally killed. अंततः उनको मार दिया गया है 1240 ईस्वी में। तब 1245 एडी हर ब्रदर नसीरुद्दीन मोहम्मद बिकम द नेक्स्ट सुल्तान। तब 1240 ईस्वी से लेकर 1245 ईस्वी के आसपास उसका जो अपना भाई था मोहम्मद नसीरुद्दीन, वह इस दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, लेकिन he was not capable but and सल्तनत was ruled by his प्राइम मिनिस्टर उलुग खान बलबन। लेकिन यह एक युग शासक के रूप में उभर करके नहीं आया, जिसके कारण इसके मंत्रिमंडल के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के जो हेड मंत्री थे उलुग खान बलबन, उसकी मृत्यु के उपरांत 1266 से लेकर के 1286 तक इस दिल्ली सल्तनत की बागडोर को उसने संभाला। इट वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी। अब वह जैसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर विराजमान हुआ तो वह अपनी सेना को मजबूत किया, अपनी आर्मी को पावरफुल बनाया, which evident from the fact that they successfully kept away the Mongol। और वह मंगोल की अपेक्षा एक प्रमुख मंगोल के साथ समन्वय आक्रमणकारी जो मंगोल थे उसका इसने सफलतापूर्वक सामना किया। The slave density come to an end after his death। और जैसे ही इस उलुग खान बलबन की मृत्यु हो जाती है, वैसे ही इस मंगोल डेंसिटी, जिसे हम लोग स्लेव डेंसिटी के रूप में जानते हैं, गुलाम वंश के रूप में जानते हैं, इस गुलाम वंश का शासन अपने इस दिल्ली सल्तनत से उसका समाप्ति हो जाती है। उसके बाद एक नए नेस्टिज की उभर करके आता है जिसमें खिलजी है। आफ्टर
खिलजी, जिसका शासनकाल 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहा। खिलजी राजवंश का शासनकाल इस दिल्ली सल्तनत में। जलालुद्दीन खिलजी was put on the throne by Nobel of the Sultanate in 1290, marking the beginning of Khilji dynasty. He ruled for a few years before his nephew Alauddin खिलजी। अब खिलजी वंश की स्थापना करने में मुख्य रूप से जलालुद्दीन खिलजी आता है, जिसका शासन 1290 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। लेकिन इसके कुछ ही वर्षों के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस दिल्ली सल्तनत को पर अपना शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी जो उसका भतीजा था, and he administrated and declared himself the next sultan of Delhi in 1296। और 1296 ईस्वी में मात्र 6 साल के उपरांत बाद ही अलाउद्दीन खिलजी जो था इस दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में। He was the most, अब यह काफी सक्सेसफुल रूलर बना, खिलजी वंश का सबसे फेमस शासक बना और इस दिल्ली सल्तनत की सीमा को बढ़ाने का भी इसने बहुत बड़ा काम किया। He was the only one who conquered not just region in northern India but also invaded the south। यह सिर्फ उत्तरी भारत में ही अपनी सीमा का विस्तार नहीं किया, बल्कि दक्षिण के क्षेत्रों में भी इसने अपनी सीमा का विस्तार किया। दक्षिण पर भी इसने आक्रमण किया और अपनी सीमा को आगे बढ़ाने की कोशिश किए। He had conquered रणथंभौर, चित्तौड़, मांडू, देवगिरी, यानी ये सब फेमस जगह थे जहां पर खिलजी वंश का शासन का विस्तार के क्रम में दिल्ली सल्तनत की सीमा का फैलाव हुआ। दिल्ली सल्तनत वहां तक अपनी सीमा का विस्तार की। He also thwarted to attempt by the Mongols। अब इसके शासन काल में दो बार इसने मंगोलों के आक्रमण को सहा। दो बार मलिक काफूर, ए लेफ्टिनेंट of Alauddin Khilji, captured Warangal and Madurai in the south। मालिक काफूर जो कि इसके प्रमुख सहायक में से थे, लेफ्टिनेंट में थे अलाउद्दीन खिलजी के, उसने वारंगल, मदुरई जो दक्षिण का एक प्रमुख केंद्र था उसको अपने में मिला लिया, यानी दिल्ली सल्तनत में उसको शामिल कर लिया। क्लियर? यानी कहने का अर्थ हुआ कि अब स्लैब डेंसिटी से आगे बढ़कर के जैसे ही हम 3D डेंसिटी में आते हैं तो दिल्ली सल्तनत का काफी विकास होता है। साथ ही साथ इसकी सीमाओं का विस्तार भी दक्षिण की ओर काफी ज्यादा है। यानी हम एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो था अपने शासन की चरमोत्कर्ष को छूने की कोशिश कर रहा था। आम जनता काफी संतुष्ट थी उस वक्त उनके शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। Warangal, Madurai, he also overthrew the Hoysala rulers in southern India with Kafur victories and spoils of war. Decadence set in, the ultimately led the downfall of the dynasty. After the death of Sultan, there were attempts by many of gain the throne, but this only led to more confusion till establishment of Tughlaq dynasty। अब इसकी मृत्यु के उपरांत एक नए राजवंश का उदय होता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद भारत की सीमा का काफी विस्तार हुआ था इनके शासनकाल में। इनका शासनकाल काफी समृद्ध रहा। अब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के उपरांत इस क्षेत्र में तुगलक राजवंश की स्थापना होती है, जिसका टाइम पीरियड 1321 से 1390 तक रहा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तुगलक डायनेस्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोग इस दोनों डायनेस्टीज यानी मामूल और खिलजी के बारे में अच्छे ढंग से देख लें, पढ़ें और
बुक को भी स्टडी करें, जितने भी इसमें क्रिटिकल वर्ड हैं, चूंकि ये हिस्ट्री है, बहुत सारे आपको क्रिटिकल वर्ड सब मिलेंगे जो समझ से पढ़े होंगे, तो उसको आप नोट करके उस वर्ड को मेमोराइज करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे इसमें, दिल्ली सल्तनत का। थैंक यू।